हेलो दोस्तों। मैं प्रिंस पांडे आज फिर से आपको अपना यूट्यूब चैनल कंसेप्ट द रिजल्ट में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। भाई मेरे नेक्स्ट जो फर्स्ट आपका वीडियो था उसमें हमने बताया था सिलेबस ऑफ मैथमेटिक्स, यानी मैथमेटिक्स ग्रुप बी के लिए सिविल ब्रांच, ऑटोमोबाइल और इलेक्ट्रॉनिक्स ब्रांच के लिए कौन कौन से यूनिट पढ़ने मैथ में, वो हम आपको फर्स्ट वीडियो में क्लियर करा दिए थे। तो आज का वीडियो जाएगा कि आज हम पढ़ाने क्या, ठीक है, हम आज पढ़ाने वाले क्या है। तो सबसे पहले हम देखे थे कि जो यूनिट है उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ यूनिट यानी 4 यूनिट है पढ़ने के लिए। 4 यूनिट में भाई फर्स्ट यूनिट जो है डिफरेंशियल कैलकुलस है, सेकंड यूनिट क्या चीज है इंटीग्रल कैलकुलस है, थर्ड यूनिट क्या चीज था डिफरेंशियल इक्वेशन, और फोर्थ जो है वेक्टर अलजेब्रा या वेक्टर भी उसे बोल सकते हैं। तो भाई फर्स्ट जो आपका चैप्टर था, फर्स्ट चैप्टर क्या चीज था, फर्स्ट चैप्टर था डिफरेंशियल कैलकुलस। तो डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों ही कैलकुलस के पार्ट हैं। तो कैलकुलस पढ़ेंगे हम लोग तब डिफरेंशियल और इंटीग्रल दोनों साथ साथ पढ़ेंगे। और डिफरेंशियल इक्वेशन, जब डिफरेंशियल कैलकुलस और इंटीग्रल कैलकुलस दोनों ठीक हो जाएगा तो डिफरेंशियल इक्वेशन भी आप अच्छे तरीके से बना सकते हैं। तो आज हम बेसिकली हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं क्या चीज, तो वेक्टर। आज हम स्टार्ट करने वाले हैं वेक्टर। और वेक्टर को जानने से पहले हम इससे पहले भी कुछ चीज जानेंगे कि वेक्टर से पहले क्या चीज। तो सबसे पहले वेक्टर को थोड़ा सा हल्का सा डिराइव करते हैं, उसके बाद उसके फर्स्ट पॉइंट से हम चलेंगे। तो वेक्टर जो है वेक्टस से लिया गया है। वेक्टर इज डिराइव फ्रॉम वेक्टस। वेक्टस वेक्टस जो कि लैटिन वर्ड है, ठीक है, जो कि लैटिन वर्ड है। सबसे पहले वेक्टर का यूज जो किए थे हमारे वैज्ञानिक इरिस इरिस मैथमेटिक्स जो थे, मैथमेटिक्स टर्म में उन्होंने यूज किया था, उनका नाम था विलियम, उनका नाम था विलियम रोवेन हैमिल्टन। विलियम रोवेन हैमिल्टन, जिन्होंने फर्स्ट में ही वेक्टर का मैथमेटिक्स टर्म में यूज करके पता लगाया था, वो भी डायरेक्ट लाइन सेगमेंट दिष्ट रेखाखंड। वो सब चीज हम आपको बताएंगे कि रे क्या चीज है, लाइन क्या चीज है, लाइन सेगमेंट क्या चीज है, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट क्या चीज है, ये सब चीज, डायरेक्ट लाइन क्या है, ये सब चीज हम आपको इस वीडियो में क्लियर कराते चल जाएंगे, ठीक है। तो वेक्टर्स से लिया गया था, लैटिन वर्ड था सबसे पहले विलियम रोवेन हैमिल्टन। ये चीज थोड़ा सा आपको नॉलेज के लिए रखना पड़ेगा। तो चलते हैं सबसे फर्स्ट में, देखिए सबसे फर्स्ट यहाँ पे है फिजिकल क्वांटिटीज। हम लोग नाइन्थ से ही पढ़ते आ रहे हैं फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल क्वांटिटीज जो भी बिहार बोर्ड के स्टूडेंट होंगे उनको हिंदी में भी हम बताते चलेंगे ताकि उनको कोई असुविधा महसूस ना हो। फिजिकल क्वांटिटीज मतलब भौतिक राशियां, भौतिक राशियां, ठीक है। भौतिक राशियां फिजिकल क्वांटिटीज हम लोग देखे थे बेसिकली रूप से ये डिवाइड होता है टू टाइप्स में, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज। फर्स्ट इज स्केलर, जिसको अदिश बोला जाता है। स्केलर क्वांटिटीज यानी अदिश या अदिश राशियां भी हम बोल सकते हैं। दूसरा इसमें क्या चीज था, वेक्टर यानी सदिश। अब देखो जो 12th करके आया होगा वो बोल रहा होगा कि ये दुए प्रकार के बता रहे हैं भाई। तीसरा को होता है टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है, तो उसको भी चलेंगे, लेकिन मेन रूप से हम लोग को दो पार्ट में बांटा गया है वेक्टर फिजिकल क्वांटिटीज को। फर्स्ट जो है स्केलर एंड सेकंड इज अ वेक्टर, ओके। टेंसर क्या होता है, तो टेंसर वो भी देखेंगे, पहले हम स्केलर और वेक्टर को देख लेते हैं। तो सबसे फर्स्ट में हम लोग के वैज्ञानिक जो थे वेक्टर और स्केलर को किस रूप में जाने थे, ये जानते हैं, क्योंकि मैथ कब ठीक होगा जब इंटरेस्ट जगेगा। मैथ कैलकुलेशन का चीज है, थोड़ा सा पेचीदा चीज है, लेकिन उसमें इंटरेस्ट जगाने के लिए आपको थोड़ा सा कहानी के साथ साथ कैलकुलेशन के साथ साथ सब चीज जानना आवश्यक है। तो देखते हैं हम स्केलर और वेक्टर को सबसे पहले वैज्ञानिक ने ये रूप में किया था कि रैंकिंग के आधार पे बांटा गया था, ठीक है। रैंकिंग के आधार पे यहाँ पे वेक्टर और स्केलर जाना गया था। ये रैंकिंग का होता है भाई, तो हम लोग का टेस्ट एग्जाम होता है या एग्जाम होता है, आप एसबीटी का एग्जाम दिए होंगे या बिहार पॉलिटेक्निक का एग्जाम दिए, वहां पे रैंक निकला होगा कि 1000 रैंक के बीच में आया, 1200 रैंक के बीच में आया, 600 रैंक के, बस वहां रैंकिंग की बात हुई थी कि जिस भी क्वांटिटीज की रैंकिंग यदि 0 हो जाए तो वो कौन सा क्वांटिटीज स्केलर क्वांटिटीज हो जाएगा। यदि कोई रैंकिंग यहाँ पे रैंकिंग यदि फर्स्ट रैंकिंग में होगा तो वो वेक्टर होगा, यानी कि जिस भी क्वांटिटीज का यदि रैंकिंग फर्स्ट हो तो वेक्टर होगा, और जिसका रैंकिंग इतना 0 हो वो क्या होगा, स्केलर होगा। यानी फर्स्ट जो वैज्ञानिक हम लोग के डिराइव्ड किए थे वो रैंकिंग के आधार पर किया था। वो रैंकिंग देने का काम कौन किया था, यही टेंसर किया। तो टेंसर क्वांटिटीज क्या था, तो रैंकिंग देने का काम किया था।
तो ये हो गया रैंकिंग के आधार पे हम लोग देख लिए सदिश और अदिश। ऐसे मेनली रूप से स्केलर और वेक्टर हम लोग 9 से ही पढ़ते आ रहे हैं कि फिजिकल क्वांटिटी सबसे पहले लिखना होगा, हम लिख देंगे। यदि आप लोग लिखना चाहेंगे तो लिख देंगे। फिजिकल क्वांटिटीज है क्या चीज? तो दोज क्वांटिटीज which we can मेजर, ठीक है, यानी कि वैसा राशियां जिन्हें हम माप सकते। अरे भाई, मापने के लिए देखिए फिजिकल क्वांटिटीज क्या होगा। एक गिलास पानी, कहेगा कि एक गिलास पानी, तो बोलेंगे ना कि 250 ग्राम, तो ये भी एक मापना ही हो गया। कहीं दुकान में जाओ, आलू लाना है, बोलिएगा कि 1 केजी आलू दे दीजिए, वो भी मापना हो गया। ठीक है, यदि आप नंबर ला रहे हैं तो कहिएगा कि हाँ 400 नंबर आ गया मैट्रिक में, इंटर में, ये भी आपका मापना ही हो गया, एक तरह का नंबर, हम संख्या गिने कि इतना आया। यदि आप किसी चाल से चल रहे हैं, मान के चलते हैं गाड़ी आप 100 के स्पीड से चला रहे हैं, तो 100 के स्पीड से चला रहे थे, वो भी एक क्या चीज हो गया? क्वांटिटीज हो गया, फिजिकल क्वांटिटीज हो गया। यानी कि जिस भी चीज को मापा जा सके। आपकी हाइट कितनी है भाई? तो बोलिएगा कि 6 फीट है, 5 फीट 7 इंच है, 5 फीट 6 इंच है, वो भी एक तरह का क्या चीज है? फिजिकल क्वांटिटीज है। यानी कि जिस भी चीज को, यानी कि दोज क्वांटिटीज विच वी कैन मेजर इज कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। देयर आर टू टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, फर्स्ट इज अ स्केलर एंड सेकंड इज अ। अब आते हैं स्केलर और वेक्टर की बात करते हैं। तो स्केलर क्या है, वेक्टर क्या है? लिखते चलना भाई, उतना बोल दे रहे हैं, वीडियो को थोड़ा सा स्लो करके आप लोग लिखते चल जाइएगा, ठीक है। तो सबसे पहले हम देखते हैं स्केलर को, उसके बाद देखेंगे वेक्टर को। तो स्केलर क्या चीज है? स्केलर मतलब अदिश राशि। हिंदी आप लिखते जाएगा, हम हिंदी बोलते जाएंगे, ठीक है। तो स्केलर क्या चीज है कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। अब मैग्नीट्यूड का है भाई, तो वो भी चलेंगे, पहले आगे जान लो कि विच दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड। यदि किसी क्वांटिटीज में ओनली मैग्नीट्यूड हो तो वो स्केलर क्वांटिटीज है, यानी कि केवल परिमाण की बात हो रही है। यानी कि कोई आदमी बोल दे कि पटना से छपरा जाना है 70 किलोमीटर है, तो ये 70 किलोमीटर जो आपको बोल दिया, यही आपका मैग्नीट्यूड हो गया, यही आपका मैग्नीट्यूड हो गया। यानी कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज व्हिच हैव ओनली मैग्नीट्यूड इज कॉल्ड स्केलर क्वांटिटीज। यदि इसी में कह दे कि 70 किलोमीटर पटना टू छपरा, ठीक है, पटना टू छपरा 70 किलोमीटर, तब वहां से एक बंदा पूछेगा कि किधर, आखिर किस साइड में है भाई? तो वहां से यदि कोई बोले कि उत्तर की ओर है, ठीक है, उत्तर की ओर है, तो ये उत्तर जो आया ये डायरेक्शन, यानी कि यहां से आपको लग रहा होगा, डिफिनेशन क्रिएट हो रहा होगा माइंड में, क्या चीज? कि दोज फिजिकल क्वांटिटीज विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, लेकिन डायरेक्शन कैसा? फिक्स्ड डायरेक्शन, निश्चित दिशा। देख भाई, साइंस का स्टूडेंट है यार, साइंस के स्टूडेंट को डायरेक्शन केवल लिख दे तो समझ जाना चाहिए कि फिक्स डायरेक्शन की बात हो रहा है। क्यों? क्योंकि साइंस के स्टूडेंट जो होते हैं उसमें प्रयोग, परीक्षण और निष्कर्ष, 3 चीजें की आवश्यकता होती है। 3 चीजों को अपने से महसूस करना पड़ता है कि हम लोग प्रयोग कर रहे हैं तो उसका परीक्षण कैसे करेंगे, परीक्षण करेंगे तो उसका निष्कर्ष क्या निकलेगा। ये चीज साइंस का स्टूडेंट आसानी से जान सकता है, ठीक है। तो मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन इज कॉल्ड वेक्टर क्वांटिटीज। अब देखो, यदि बात हो जाए मैग्नीट्यूड डायरेक्शन की, तो थोड़ा सा इसको एग्जांपल के तौर पे हम लोग समझते हैं, वेक्टर और स्केलर को एक एग्जांपल देकर के हम समझते हैं, ठीक है। अब हम बोल दें कि देख भाई, चोर भाग रहा है, ठीक है, कौन? चोर भाग रहा है आपके मोहल्ले से, चोर भाग रहा है आपके मोहल्ले से, डायरेक्ट आपको इंफॉर्मेशन दे जाकर के चोर भाग रहा है, तो आपके मन से जो भागना, यहाँ पे चोर भाग रहा है, तो भागना यहाँ पे क्या हो गया? ये मेरा स्केलर हो गया, अदिश हो गया। लेकिन आप उधर से तुरंत क्वेश्चन राइज क्या करोगे कि किधर भाग रहा है? तो ये जो किधर वर्ड आ गया, यही आपका क्या हो जाएगा? वेक्टर हो जाएगा, डायरेक्शन हो जाएगा। यानी कि ये दोनों जो है मिल जाता है जब, क्या चीज? जब मैग्नीट्यूड और प्लस में डायरेक्शन मिल जाएगा तो वो चीज वेक्टर हो जाएगा। अब कुछ लड़का बोल रहा होगा कि इलेक्ट्रिक करंट भी वेक्टर है, उसमें भी मैग्नीट्यूड होता है, उसमें भी डायरेक्शन होता है। नहीं भाई, वो एक्सेप्शनल टाइप पे होता है। क्यों? क्योंकि अलजेब्रिक समेशन के लिए वो वेक्टर एडिशन का रूल फॉलो नहीं करता है, वो अलजेब्रिक समेशन का रूल फॉलो करता है, वो टेंसर क्वांटिटीज, ठीक है।
तो यहां तक हमने देख लिया, एग्जाम्पल भी आपको समझ में आ गया होगा। अब देख लेते हैं यहां से कि यदि आपसे पूछा जाए कि समय कौन सी क्वांटिटीज है, समय टाइम, बिना देख भाई पहले वाला चीज नहीं पूछ रहे हैं, डायरेक्ट थ्योरेटिकली नहीं, प्रैक्टिकली समझो। अरे भाई कोई मैथ की हैसियत से नहीं पूछ रहा हूं, फिजिक्स की हैसियत से नहीं पूछ रहा हूं, दैनिक जीवन की हैसियत से सब चीज जानो कि कौन सा फिजिकल क्वांटिटीज है, कौन सा वेक्टर क्वांटिटीज। ठीक है, ये रट्टा वाला सब्जेक्ट नहीं है और ना रट सकते हो, डायरेक्ट आपको माइंड में थोड़ा सा अनुभव होना चाहिए कि हाँ फिजिकल, देखो फिजिक्स का टॉपिक है लेकिन मैथ में दिया है तो मैथ को भी पढ़ना लेकिन फिजिक्स को भी साथ साथ लेके चलना है, क्योंकि मैथ और फिजिक्स दोनों एक दूसरे से रिलेटेड है। तो टाइम को देख रहे हैं यहाँ पे, तो टाइम क्या है, टाइम क्या है, आखिर स्केलर है कि वेक्टर है, आप लोग बता। तो टाइम देखो, कभी भी आप यदि कोचिंग जा रहे हो, लेट हो गया, किसी आदमी से आप क्या पूछोगे कि सर टाइम कितना हो रहा है, भैया टाइम कितना हो रहा है, तो क्या बोलेगा कि 4 बज रहा है, 4 बज रहा है। तो 4 बज रहा है, तो आपने कहा वहां पे सवाल किया कि 4 कने में बज रहा है, 4 किधर से बज रहा है, पूरब दिया बज रहा है कि पश्चिम दिया बज रहा है, उत्तर दिया दक्षिण दिया, ऐसा चीज यानी कि ऐसा क्वेश्चन माइंड में आपका राइज नहीं हुआ, यानी कि वो स्केलर क्वांटिटी, यानी आप डायरेक्ट समझ गए वहां पे, आपने डायरेक्ट समझ लिया वहां पे कि हाँ 4 बज गया, यानी इसमें डायरेक्शन की कोई आवश्यकता नहीं थी। तो ये कौन सी क्वांटिटीज थी, स्केलर क्वांटिटीज थी। यदि यहीं पे कोई आदमी हो, ठीक है, यदि यहीं पे समय का तो हो गया, दूसरा एक और एग्जांपल ले लेते हैं। यदि चाल है, चाल क्या चीज है ये भी बताइए, स्पीड क्या चीज है, स्केलर है कि वेक्टर है, तो भाई हम नहीं जानते हैं क्या है। ठीक है, एप्लीकेशन करके इसका देख लेते हैं, इंप्लीमेंट करके देखते हैं कि क्या है। तो चाल है, आप मान के चलते हैं कि शोरूम में गए, गाड़ी लेना है, का गाड़ी वाले से पूछते हैं वहां से शोरूम वाले से कि भाई जी स्पीड कितना चलेगी, गाड़ी का स्पीड कितना है, तो वो बोलेगा कि स्पीड मैक्सिमम आप 120 या 140 या 180 जा सकते हैं, कोई भी चीज बता दिया जो कि उसमें इंक्लूड। ठीक है, तो वहां से आप का उससे पूछते हैं कि पश्चिम में जाएंगे तो ज्यादा स्पीड जाएगा कि पूरब में जाएंगे तो ज्यादा स्पीड आएगा, यानी कि वहां पे भी डायरेक्शन का हम लोग का कोई जरूरत नहीं है, डायरेक्ट वहां पे पता चल गया कि 180 की स्पीड जाएगी, 180 की स्पीड गाड़ी चलेगी। तो यहां से हम लोग बिना डायरेक्शन के हम लोग समझ जाते हैं जो सी चीज को, उसको स्केलर क्वांटिटीज बोलते हैं, और जिसमें डायरेक्शन की आवश्यकता हो वो वेक्टर क्वांटिटीज, डायरेक्ट सिंपल कॉन्सेप्ट। अब तो समझ में आ गया होगा। तो एक टर्म हम थोड़ा सा आपको बता देते हैं, 2-3 टर्म हैं, वो चीज को आप समझ जाइए, उसके बाद हम वेक्टर का मेन टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं। ठीक है, तो उसको जानने से पहले वेक्टर का थोड़ा सा कुछ टर्म है, तो सबसे पहला टर्म देख लीजिएगा, मैग्नीट्यूड देखेंगे, उसके बाद देख लेंगे मॉडुलस, और उसके बाद देखेंगे रिजल्ट। मैग्नीट्यूड मतलब परिमाण, मॉडुलस मतलब मापांक, और रिजल्ट मतलब परिणाम। देख भाई, परिमाण और परिणाम दोनों में बहुत ज्यादा डिफरेंट है। परिमाण मैग्नीट्यूड, परिणाम रिजल्ट हो जा रहा है, यानी कि जो भी चीज का आप एग्जाम दिए हैं उसमें, जैसे कि हम पढ़ा रहे हैं आप, और हमने आपको पढ़ाया 15 मार्क्स का वेक्टर है, और 15 में यदि 15 आप ला देते हो तो आपका परिणाम अच्छा है, रिजल्ट अच्छा है। यदि आप 15 में 13 ला रहे हो, 12 ला रहे हो, यानी कि आपका परिणाम रिजल्ट क्या है, थोड़ा सा कम है। तो ये तो रिजल्ट के बारे में बात हो गई, इसको थोड़ा सा हम इरेज कर ले। अब आते हैं मॉडुलस और मैग्नीट्यूड। तो यदि किसी नंबर, मॉडुलस का सिंबल आप लोग जानते होंगे शुरू से कि ऐसा मॉडुलस का सिंबल, तो यदि किसी नंबर का मोड कर दें, यदि किसी नंबर का मोड कर दें तो वो रिजल्ट हो जाता है, या मॉडुलस इसको बोल सकते हैं, मॉडुलस। ठीक है, वो मॉडुलस हो जाता है। और यदि किसी वेक्टर का यदि हम लोग मोड लगा दे, मॉडुलस कर दे, तो वो आपका परिमाण मैग्नीट्यूड हो जाता है। इसको मॉडुलस अब नहीं पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड। क्या पढ़ेंगे, मैग्नीट्यूड। तो ये टर्म था, आपको समझना पड़ता, इसलिए हम समझा दिए। तो अब हम चलते हैं थोड़ा सा आगे इसमें, नोटेशन ऑफ वेक्टर, नोटेशन ऑफ
वेक्टर। उसके बाद चलेंगे रिप्रेजेंटेशन। तो नोटेशन के लिए देख भाई, बोल्ड के रूप में भी हम लोग नोटेशन करते हैं, या इसको ऊपर एरो दे देंगे, तभी इसके बारे में भी बताएंगे एरो क्यों दिया जाता है, थोड़ा सा हम तुरंत बता रहे हैं आपको, ठीक है। या आप इसको एक कैप भी लिख सकते हैं, इसको हैग बोलते हैं, इसको कैप बोलते हैं, ठीक है। तो इस प्रकार से आप लिख सकते हैं। तो अब हम तुरंत चलते हैं क्या चीज में, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर। तो उसके जानने से पहले देखेंगे कि सदिश जो होता है, सदिश को हम लोग किस चीज से, विस्थापन से डिनोट करते हैं, या दूरी से हम लोग का सदिश निकलता है, दूरी से निकलता है विस्थापन, थोड़ा सा उसको समझे, बहुत छोटा सा है लेकिन कॉन्सेप्ट बहुत अच्छा है। यहां पे देखेंगे ये बिंदु P है, यहां से Q है, ये यहां से डिस्टेंस यहां तक, तो ये क्या हो गया, डिस्टेंस हो गया। और न्यूनतम दूरी हम जानते हैं कि मिनिमम जो डिस्टेंस होता है, यदि मान के चलते हैं दूरी है, दूरी डिस्टेंस हो गया, यदि यहां से यहां तक a हो गया दूरी, ये न्यूनतम मिनिमम डिस्टेंस हो गया, क्या होगा, मिनिमम डिस्टेंस। तो मिनिमम डिस्टेंस मेरा क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है, मिनिमम डिस्टेंस डिस्प्लेसमेंट होता है। तो सदिश जो होता है, वेक्टर जो होता है, हम लोग डिस्प्लेसमेंट से ही जनरेट होता है, यानी कि सबसे न्यूनतम दूरी जो होता है वो वहीं से ही हम लोग वेक्टर का उपयोग करते हैं, ठीक है। तो अब चल देते हैं आगे, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर में थोड़ा सा हम लोग इन करेंगे। वीडियो को लगातार कंटिन्यू देखते जाइए, पूरा कॉन्सेप्ट समझ में आएगा, सब चीज। तो अब हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, यानी सदिश का निरूपण, सदिश का निरूपण। जो भी आए होंगे भाई 12th क्लास से, जो भी 10th क्लास से, बिहार बोर्ड से, वो लोग हिंदी में भी समझते चलेंगे। सदिश का निरूपण, रिप्रेजेंटेशन P है, देखिएगा। रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर को जानने से पहले थोड़ा सा डिफिनेशन तो आपको याद होगा, फिजिकल स्केलर क्वांटिटीज, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर में भी एग्जांपल आपको पता होगा। इस स्केलर में आप लोग एग्जांपल दूरी ये सब ले सकते हैं, दूरी, इसमें डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं है कि किधर जाना है, ठीक है। दूरी 5 मीटर दूरी है, और उसमें यदि डायरेक्शन आ जाए तो वो वेक्टर हो जाएगा, जिस चीज में डायरेक्शन आ जाए वेक्टर हो जाएगा, जिस चीज में डायरेक्शन की आवश्यकता नहीं हो स्केलर हो जाएगा, ये चीज हम बता दिए। अब आते हैं रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर, सदिश का निरूपण। तो सदिश का निरूपण करने से पहले एक थोड़ी सी कहानी आप लोग समझेंगे, और उस कहानी के थ्रू कैसे सदिश का जनरेट हुआ, कैसे वेक्टर को रिप्रेजेंट करते हैं, वो चीज चलेंगे। वीडियो के कंटिन्यू देखते रहिए, लगातार बने रहिए। तो भाई मान लेते हैं एक लड़की थी एक गांव की, जिसका नाम था क्या चीज, रेखा, लड़की है। दूसरा जो थी, एगो के नाम था किरण। एक लड़की थी रेखा, एक लड़की थी किरण। समझेंगे, माइंड डाइवर्ट मत करना इधर से उधर, समझने पे कंसंट्रेट करो माइंड को, थोड़ा सा आई कांटेक्ट बनाए रखना। एक रेखा, रेखा को इंग्लिश में क्या बोलेंगे, लाइन बोलेंगे, और एक किरण है तो इसको क्या बोलेंगे, रे बोलेंगे, ठीक है। तो ये लड़की रेखा का हुई कि गांव से टहल रही थी, ठीक है, टहल रही थी। टहलते टहलते इसको ऐसा चीज था कि ये दोनों तरफ जा सकती है, ये वो तरफ है वो तरफ, किधर जा सकती है फिक्स नहीं था, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस तक वो जा सकती है, यानी कि पूरा आजादी मिलल है, जाने जा सकती है, निकल सकती है। समझ ही रहा होगा, ऐसा आजादी मिलना पर क्या करेगा, यानी कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पे आजादी पूरा मिलल है, किधर भी जा सकती है। रेखा भी बहुत खुश है कि वाह हमरा पूरा आजादी मिलल है, दोनों इन्हें जाए चाहे उन्हें जाए, ये गांव पार वो गांव पार, कहीं चल जा सकते हैं, मुंबई दिल्ली कहीं भी घूम सकते हैं। अब है यहाँ पे एक किरण है, किरण को क्या हुआ कि एक तरफ बाबूजी होकर फिक्स कर दिया कि बेटी यहां से आगे नहीं निकलना। दूसरा और इनफाइनाइट डिस्टेंस, दूसरा और इनफाइनाइट डिस्टेंस है कि कहीं भी जा सकते हो। तो हो सकता है एक गांव पार करे, वो 2 गांव पार करे, 3 गांव पार करे, ठीक है। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस है, और यहाँ पे इसका एंड पॉइंट है, ठीक है। यहां से इधर नहीं जा सकती, यहां से आगे जा सकती। तो बस इसका बताने का एक मेन उद्देश्य यही है, रेखा किरण के फेर में मत रहना। इसका बताने का मेन उद्देश्य यह है, आपको यह समझाना कि रेखा जो होता है, बोथ एंड उसका इनफाइनाइट डिस्टेंस होता है। रेखा का लेंथ कभी हम मेजर नहीं कर सकते हैं, रेखा की लंबाई को कभी हम माप नहीं सकते हैं। लड़की वाला पे मत जाना, ज्योमेट्री की यहां बात हो रही है, लड़की का बस एग्जांपल दिया गया था, थोड़ा सा इंटरेस्ट करेगा। किरण क्या था, तो इसका एक पॉइंट एंड है, दूसरा पॉइंट क्या चीज है, इनफाइनाइट डिस्टेंस तक जा सकती है, यानी कि इसका भी लंबाई हम
नहीं माप सकते हैं, यानी कि हम लोग इसका लंबाई मेजर नहीं कर सकते हैं। वी कैन नॉट मेजर द डिस्टेंस ऑफ, ओके। उसके बाद अब हम चलते हैं, देखेंगे कि जब ये रेखा थी, लाइन है, और इसी लाइन से यदि फिक्स्ड डिस्टेंस पे मान के चलते हैं, यहां फिक्स डिस्टेंस हो पी है, यदि फिक्स डिस्टेंस पे काट दिया जाए, ठीक है, यदि फिक्स डिस्टेंस पे काट दिया जाए तो यही लाइन सिगमेंट हो जाता है। लाइन सिगमेंट यानी जो बिहार बोर्ड से आए हैं वो लोग जानते होंगे क्या, रेखाखंड। रेखाखंड यानी कि जब रेखा में से हम टुकड़ा काट लेंगे तो रेखाखंड बोलेंगे, यानी लाइन सेगमेंट। और यही जो लाइन सेगमेंट है, डिस्टेंस फिक्स्ड है इसका, और इसी में क्या करेंगे, दिखाई दे रहा है ना, इसी में क्या करेंगे कि बस ये चीज में एरो लगा देंगे तो यही रिप्रेजेंटेशन हो जाता है वेक्टर का। समझ में आया कहानी पूरा। पहले का हुआ तो रेखा इनफाइनाइट डिस्टेंस बोथ एंड इनफाइनाइट होता है, दूसरा में वन एंड इसका एंड पॉइंट है, सेकंड जो होता है इनफाइनाइट डिस्टेंस पे होता है, और इसी में से हम बीच में से फिक्स डिस्टेंस पे काटते हैं तो वही आपका लाइन सेगमेंट हो जाता है। यानी कि वेक्टर को डायरेक्ट लाइन सेगमेंट के द्वारा हम लोग डिनोट करते हैं, डायरेक्ट लाइन सेगमेंट, लाइन सेगमेंट के द्वारा डिनोट करते हैं, ठीक है। तो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट यहां पे आपका नोटेशन हो गया। यदि यहां पे P था तो P के ऊपर बस यहां पे एरो थोड़ा सा मिटा देते हैं, अच्छा से समझ में आएगा। इसको थोड़ा सा स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिएगा। देखिए, यदि यहां पे फिक्स था, रेखाखंड था, रेखाखंड काट लिए थे हम लोग, ये इसका यदि P था तो P यहां से यहां तक डिस्टेंस था। यदि P में P है और P में यदि हम इस तरीके का एरो लगा दे तो ये देख, जो डायरेक्ट लाइन सेगमेंट है, ये लाइन सेगमेंट था, रेखाखंड था, उसमें एरो लगा दिए। ये एरो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है डायरेक्शन को, और ये जो ये लेंथ है इसका, ये क्या चीज रिप्रेजेंट कर रहा है, तो मैग्नीट्यूड को। तो आ गया बात, मैग्नीट्यूड प्लस डायरेक्शन, those physical quantities which have magnitude as well as direction is called vector। तो यहीं पे आपका बात आ जाए एक चीज और, यहां से तो वेक्टर का आपका रिप्रेजेंटेशन देखिएगा। यदि कहीं पे लिखा रहे P से Q तक डिस्टेंस है, ठीक है, तो इसको हम PQ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। PQ में यदि हम वेक्टर इस तरीके का लगा दे, वेक्टर का सिंबल, तो आपको समझ में आ गया होगा, यहां से माइंड में तुरंत क्वेश्चन एराइज हुआ होगा, सॉरी सॉल्यूशन यहां पे निकल गया होगा। क्या चीज कि P से Q, देखिएगा ये समझने वाली बात है, ये चीज आपको काम देगा जब मूल बिंदु से ऑरिजिन से आप निकालेंगे किसी चीज का डिस्टेंस, किसी पॉइंट का डिस्टेंस। तो PQ यानी कि P जो इसका है वो इनिशियल पॉइंट है, इनिशियल पॉइंट है यानी प्रारंभिक बिंदु है, प्रारंभिक, प्रारंभिक बिंदु है, इनिशियल पॉइंट है, ठीक है। ये इसका P क्या चीज है, इनिशियल पॉइंट है। और जो यहाँ पे Q आ गया, देखिए Q जो यहाँ पे आ गया, ये डिस्टेंस है, यहाँ पे कुछ नहीं करेंगे, ये जो है इसका एंड पॉइंट बोल सकते हैं हम, या इसको टर्मिनल पॉइंट भी बोला जाता है, या फिक्स्ड पॉइंट, टर्मिनल पॉइंट या फिक्स्ड पॉइंट भी हम बोल सकते हैं। तो ये चीज समझ में आ गया। यदि यहाँ पे PQ है ऐसे करल, का इसको हम QP लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। अभी बताया रे गधा कि जब P यहाँ पे इनिशियल पॉइंट है तो P से Q न जाएंगे, यदि Q से P तो Q यहाँ आएगा, P यहाँ जाएगा, यानी Q से P की ओर यदि सिंबल रहेगा तब QP हम वैसे लिख सकते हैं, इनिशियल पॉइंट फिर Q हो जाएगा। हाँ, ऐसा कब लिख सकते हैं वो भी बताएंगे, आपको बताएंगे अगला वीडियो में कि जब PQ रहेगा तो माइनस लगा करके हम और QP हम कर सकते हैं, ऐसा हम लोग लिख सकते हैं। लेकिन मैग्नीट्यूड जब निकालेंगे उस समय हम लोग सब देखेंगे, ठीक है। तो यहां तक आपको रिप्रेजेंटेशन भी समझ में आ गया। अब चल देते हैं थोड़ा सा आगे, अब आप लोगों को ले चलते हैं गते गते टॉपिक में इन करेंगे, ठीक है। पूरा बेस आगे क्लियर हो, बिना बेस क्लियर हो वेक्टर क्लियर नहीं हो पाएगा, वेक्टर समझ में नहीं आएगा भाई। तो आगे देखते हैं, इसको मिटा लेते हैं। आगे इसमें देखेंगे क्या करना है कि आगे हम देखेंगे कि आप लोग को पता होगा, ये आपका होता है y एक्सिस, ये होता है x एक्सिस, और ये ओरिजिन मान लिया, ठीक है। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया, ये ओरिजिन हो गया।
यहां से कहीं पे पॉइंट है P, तो O से P हम यहाँ पे यदि P का XY कोऑर्डिनेट हो, यदि इसका नियामक XY दिया हो, तो XY से हम लोग क्या करेंगे, यदि OP यहाँ पे होगा और OP को हम यदि R वेक्टर R मान ले, केवल R माने, ये डिस्टेंस है यहाँ पे, तो यहाँ पे OP वेक्टर हम लिख सकते हैं। OP के यदि हमको निकालना होगा डिस्टेंस, डायरेक्ट अभी उतना नहीं चल रहा है, फिर चलेंगे डीपली चलेंगे, तो OP वेक्टर हम लिख सकते हैं, क्योंकि इस यहां से इनिशियल पॉइंट है, इसका ये फाइनल पॉइंट है, तो OP हम लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। यदि यहाँ पे P से Q रहता तो PQ लिखते, यदि R से Z रहता तो RZ लिखते, यदि P से R रहता तो PR लिखते, कोई दिक्कत नहीं आता। ये चीज समझ में आ गई। और दी ऑरिजिन से कहेगा किसी पॉइंट पे, तो ऑरिजिन को पहले ले लेना है, फिर उसके बाद और एरो लगा देना, वेक्टर का सिंबल, या वेक्टर का सिंबल बोल्ड कर दीजिएगा इसको, लेटर को, तो वो भी हो जाता है पूरा बोल्ड कर देने पर, ठीक है। तो बोल्ड उतना दिखाई अच्छा से देता नहीं है, आप कैप भी लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा इन करेंगे और आगे। तो ओपी यहाँ पे क्या था, ओपी हम लोग जान गए थे, ये भी जान गए कि ये इसका डायरेक्शन, ये मैग्नीट्यूड होता है, ये मैग्नीट्यूड हो जाएगा, ये इसका डायरेक्शन हो जाएगा। अब चलते हैं इसमें थोड़ा सा मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर में। नेक्स्ट टॉपिक है आपका मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर, वेक्टर का परिमाण यानी सदिश का परिमाण, सदिश का परिमाण। जो भी बिहार बोर्ड से स्टूडेंट होंगे वो लोग को थोड़ा सा हिंदी बोलते चलेंगे, क्योंकि हिंदी में भी आप लोग थोड़ा सा समझते चलेंगे, ताकि आपको भी बेहतर लगे ना कि हम लोग चेंज हो रहे हैं, लेकिन गते गते इंग्लिश में ही चेंज होते चल जाएंगे, ठीक है। सदिश का परिमाण, तो सदिश का परिमाण जानेंगे मैग्नीट्यूड। वहां पे हमने बताया था कि यदि किसी नंबर पे, थोड़ा सा आगे बताया है, यदि किसी नंबर में मोड लगा दें तो वो आपका मॉडुलस हो जाता है, ठीक है, रिजल्ट निकलेगा वहां पे। यदि किसी वेक्टर में हम मोड लगा दें तो वही मैग्नीट्यूड हो जाता है। ये चीज समझ में आया था। तो यही चीज यहां पे हम देखेंगे कि देखिए मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या होता है कि इफ एनी वेक्टर A, if any vector A, then the modulus of vector A is called, क्या हो जाएगा, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। लेकिन हम लोग बोलते हैं, यानी कि उस रूप में हम नहीं ले जाते हैं, मैग्नीट्यूड बोलते हैं, मॉडुलस वेक्टर नहीं बोलेंगे हम, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर। यानी कि जब किसी वेक्टर में हम लोग मोड लगा देते हैं तब वो मैग्नीट्यूड हो जाता है। ये तो समझ में आ गया, ठीक है। थोड़ा सा राइटिंग देख लेना भाई, बोलते जा रहे हैं लिखते जा रहे हैं स्पीडली थोड़ा सा। तो ये मैग्नीट्यूड हो रहा है यदि किसी सदिश दिया रहे। देखिएगा मेन जो कॉन्सेप्ट यहां से है, इसको थोड़ा सा ध्यान से समझना है, मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर का ही है। यदि दिया हुआ है कि कोई सदिश है वेक्टर ए बराबर एक्स आई प्लस वाई जे, ये आई जे का है वो समझा रहे हैं, तुरंत बने रहो वीडियो के अंत तक। एक्स वाई वाई जे, देन मॉडुलस ऑफ वेक्टर यानी कि मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्या हो जाएगा इसका, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। देख भाई ये चीज समझ में तो कुछ आया नहीं होगा, लगा होगा कि डायरेक्ट लिख दिए, चल भाई कट कर इसको, समझ में आया नहीं। समझाते हैं कि किस तरीके से आएगा, हम मानते नहीं कि चलो वेक्टर क्या है क्या नहीं है, कुछ समझ में नहीं आया, क्या करेंगे, नहीं पढ़ेंगे कैसे समझाएंगे वो समझते, चलो वीडियो के अंत तक बने रहो। देख भाई हम लोग पढ़ते आ चुके हैं सबसे पहले एक्सिस, ठीक है, एक पढ़े थे एक्स एक्सिस, एक पढ़े थे वाई एक्सिस, और एक होता है जेड एक्सिस। देख भाई पहले के वैज्ञानिक का थे कि एक्स एक्सिस तो मालूम हो गया, देखो किस तरीके से रहता है, ये है एक्स एक्सिस, इधर से बता दो, ठीक है, ये है एक्स एक्सिस, ये वाई हो गया, ये भीतरे में गेल है, ये जो है ये भीतरे में गेल है, ये जेड है। तो वैज्ञानिक बोला कि कैमरा तो नहीं लगा के खींचिए, तो कैमरा लगा के खींचता तो क्या होता, पॉइंटे न बन जाएगा। देखना आगे जब पढ़ेगा ड्राइंग सब, तो ओवरलैप, जब किसी का फ्रंट व्यू यदि देखेंगे, यहां से फ्रंट व्यू देख रहे हैं इसका केवल ये मार्कर को देखो, तो फ्रंट व्यू जब देख रहे हैं तो इसका केवल ये पॉइंट दिखेगा, तो ये पॉइंट दिखेगा, तो कैमरा से कोई काम नहीं चला वहां पे। अब वैज्ञानिक सब भी आ गया कि कैमरा से कोई काम नहीं चल रहा है, केवल पॉइंट से कैसे पता चलेगा, तो वहां पे भी इसको डिनोट करने के लिए, जेड एक्सिस को डिनोट करने के लिए जेड यहाँ पे एक लाइन के रूप में दिया गया, जो कि एक भीतरे गेल है, ये समझना, ये ना कि ऐसे है,
एकर भीतरे गेल है, देखो एक ऊपर है एक ऐसे है और एगो एकर का होल है, देखिए दिखा रहे हैं, ये ऐसे है देखिए ऐसे है, एगो एकर भीतरे गेल है, एने में है गेल है, एक पीछे दिखाई दे रहा होगा, एकर पीछे में है गेल है। तो ये हो गया क्या चीज, ये वाला जो एक्सिस है ये पीछे गेल है कर, यही जेड है, तो पीछे गेल था तो यही जेड है, और यही जेड बा क्या करते हैं यहाँ पे हम लोग डिनोट करते हैं इसको, इस तरीके से वैज्ञानिकों ने डिनोट किया था बस जानने के लिए। तो ये जो एक्स वाई और जेड है, एक्स में क्या होता है इसको बना, ये ओरिजिन होता है यहाँ पे, ठीक है ओ, यहाँ पे एक्स जो होता है, एक्स में आई कैप डायरेक्शन इसका होता है, आई डायरेक्शन लेते हैं, ठीक है। आई कैप क्या चीज है, तो ये यूनिट वेक्टर होता है भाई, आगे जब वेक्टर का टाइप पढ़ाएंगे तो कैप लग जाता है तो यूनिट वेक्टर हो जाता है, ये चीज हम आपको बताएंगे, ठीक है। ये होता है जेड डायरेक्शन में, तो ये जेड हो जाता है, या ऐसे भी इसको लिख सकते हैं, ठीक है। और ये हो गया के हो गया, यानी कि जो भी चीज, जो भी मैग्नीट्यूड यहाँ पे होगा, यदि इसमें आई लग जाएगा तो एक्स डायरेक्शन में हो जाएगा, यदि इसमें यदि 2 लगल रहा है 2j हो जाए, यानी कि जो वाई डायरेक्शन में है, यदि के में कोई मैग्नीट्यूड लग जाए यहाँ पे, मतलब कि लग जाए मैग्नीट्यूड, तो वो किस डायरेक्शन में हो जाएगा, जेड डायरेक्शन में हो जाएगा। ये चीज समझ में आ गया होगा। अब यहां से देखते हैं कि वो चीज लिखा गया था वहां पे, लेकिन हाँ एक बात और समझ जाना कि सभी एंगल यहाँ पे जो होते हैं, देखना ये एंगल कितना डिग्री का बनाएगा, 90 डिग्री का बनाएगा, ये एंगल कितना का बनाएगा, कुछ लोग को देखो ज्योमेट्रिक फिगर के अनुसार समझ जाना, जो अभी प्रैक्टिकली आपको बताए थे उस अनुसार बताएं कि एक दूसरे से कितने एंगल बनाता है। तो एक्स एक्सिस वाई एक्सिस एक दूसरे से 90 डिग्री, वाई एक्सिस जेड एक्सिस वो भी 90 डिग्री, क्योंकि देखो ऐसे रहता है, ये ऐसे रहता है, तो सब एक दूसरे से 90 डिग्री बनाएगा, देखो सब एक दूसरे से 90 डिग्री बनाए, फिगर से मत जाना, फिगर से लग रहा होगा 120 डिग्री, गलती हो जाएगा। तो ये भी एक दूसरे से 90 डिग्री बनाता है, ये भी 90 डिग्री बनाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा, इतना समझ में आ गया होगा। तो अब चल देते हैं हम थोड़ा सा आगे, इसमें बताते हैं आपको, इसमें बताते हैं यही कि हम लोग देखे थे क्या चीज की, ये एक्स था, ये वाई था, ये जेड था, यहाँ पे देख लिए थे आई है, ये जे है, ये के है, ठीक है, इतना हम लोग देख लिए। ये ऑरिजिन पॉइंट, यदि यहीं से कोई पॉइंट दे दे पी, ऑरिजिन से पी का, यदि पी का नियामक यहाँ पे एक्स वाई जेड है, ठीक है, पी का ऑर्डिनेट, तो हम लोग यहाँ पे पढ़ चुके थे, देखिए यदि x है, ये y है, तो यहाँ पे यदि 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4, तो यदि इस पॉइंट का यदि हमको यहाँ पे निकालना हो, यदि यहाँ का हमको ऑर्डिनेट मालूम करना हो, तो पहले x वाला आता है, तो x वाला का हो जाएगा, तो 3 हो जाएगा, ओकर बाद 4 होगा। ये कॉन्सेप्ट तो 10th वालों को आराम से और 12th वालों को तो और मजे से। तो ये बताने का पर्पस यही था कि यहाँ पे समझना कि एक्स वाई जेड दिया है, मतलब कि एक्स यहाँ का डायरेक्शन है, एक्स एक्स एक्सिस वाला पर है, वाई वाई वाला पर है, जेड जेड वाला पर के ऑर्डिनेट दिया हुआ है, बस ये पर्पस था बताने का, ठीक है। तो ये तो इतना समझ में आया होगा। अब देखते हैं यहाँ पे हम लोग एग्जाम्पल क्या चीज लिए थे भाई, वो वाला वेक्टर ए बराबर एक्स आई था प्लस वाई जे था और प्लस में जेड के था, ठीक है, ये चीज। तो ये हो गया P, और यहां से बोलेगा कि OP, तो OP यहाँ पे क्या चीज है, OP मान के चलते हैं कि R है, डिस्टेंस, याद करो 10th का कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, उसमें नियामक ज्यामिति में क्या पढ़े थे हम लोग, उसमें दूरी, यानी O से P के बीच में यदि आपको दूरी निकालना हो तो कौन सा दूरी सूत्र आप लोग प्रयोग करते हैं कि x यदि इसका नियामक हो जाए, इसको समझने से पहले इसको छोड़ देते हैं, यहीं पे एक दूसरा पॉइंट ले लेते हैं, दो बिंदु के बीच की दूरी यदि निकाल देते हैं, यहाँ पे चाहे तीने के बीच में निकालते हैं, यदि यहाँ पे कोई पॉइंट हो P, यहाँ पे यदि कोई पॉइंट हो, मान के चलते हैं A मान लेते हैं, तो AP इसका नियामक मान के चलते हैं, यहाँ पे ऑरिजिन 0 0 0, ठीक है, इसका x y z यहीं पे देख लेते हैं। तो इसका क्या होता है कि यदि दो पॉइंट हम लोग देखे थे कि यदि A से B के बीच के निकालना हो दूरी, तो ये यदि x y z है और ये x1 y1 और z1 है, तो ये दोनों के बीच की दूरी निकालने के लिए दूरी सूत्र हम लोग प्रयोग करते थे। वो दूरी सूत्र क्या था भाई, तो x2 माइनस x1, तो x2 के जगह पे क्या चीज है, x1 है, तो x1 माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y का होल स्क्वायर प्लस z1 माइनस z का होल स्क्वायर। देख भाई दो बिंदु के बीच में हम तीन गो के निकाल दे, थोड़ा सा दिक्कत लग रहा होगा, ठीक है, तीन गो वहां पे पॉइंट ले लिए, तो तीन कोऑर्डिनेट नहीं लेंगे तो चलो दो गो के बीच में सब याद होगा कि x2 माइनस
x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये सब 10th वाला के याद होगा, दूरी सूत्र, डिस्टेंस फार्मूला, ठीक है। तो यही चीज का उपयोग हम यहाँ पे करेंगे, यानी कि वैज्ञानिक जो थे, पहले का वैज्ञानिक हम लोग को डिस्टेंस फार्मूला से डिस्टेंस मेजर करते थे। अब वेक्टर की जब बात आती है तो वहां पे क्या होता है वो चीज देखते हैं। तो ये तो डिस्टेंस के चीज से था, ठीक है, डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट था। अब यहाँ पे आते हैं कि ये तो आर, हम मेरा डिस्टेंस निकल गया, लेकिन आर में ही यदि वेक्टर लगा दें, यानी कि इस डायरेक्शन में है वेक्टर, ठीक है, तो यहाँ पे लिख सकते हैं इसको एक्स, आई हो जाएगा, ई क्या हो जाएगा, वाई जे हो जाएगा, प्लस जेड, प्लस नहीं लगाएंगे, देखो प्लस का चिन्ह कब लगता है वो भी समझ जाओ। प्लस क्यों लगेगा, माइनस क्यों लगेगा, प्लस जब एक्स प्लस डायरेक्शन में है, एक्स डैश में यदि रहता तो यहाँ पे माइनस लगाते, लेकिन एक्स प्लस में है, पॉजिटिव है, तो ये पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, तो सब में प्लस लगाते चल जाएंगे। तो ये चीज समझ में आपको आ गया होगा कि एक्स आई प्लस वाई जे प्लस जेड के। यदि इसी में बस मोड लगा देना है, डिस्टेंस वाला फॉर्मूला है, सब फार्मूला वही है, बस एकरा में मोड लग जाएगा तो ये क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, या इसको लिख सकते हैं क्या चीज, देखो वही चीज आ जाएगा, एक्स माइनस जीरो तो एक्स से ना आएगा, अरे भाई एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर लिखे, एक्स माइनस जीरो x2 माइनस x1 हो जाएगा, ये x2 हो गया ना, तो एक्स माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस वाई माइनस जीरो का होल स्क्वायर प्लस जेड माइनस जीरो का होल स्क्वायर। इसी को हम वेक्टर आर बराबर क्या लिख सकते हैं, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, यही आपका मैग्नीट्यूड निकल जाएगा। और इसी मैग्नीट्यूड को आर, यानी कि जब भी वेक्टर को मॉडुलस लगा देते हैं, मैग्नीट्यूड निकाल देते हैं, तो वो स्केलर का फॉर्म धारण कर लेता है। ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है कि जब वेक्टर को हम मोड कर देते हैं, यानी कि जब मैग्नीट्यूड निकलता है वेक्टर का, तो वो कौन सा फॉर्म में होता है, स्केलर फॉर्म में। तो ये हो गया आपका मैग्नीट्यूड, परिमाण यहां से निकल गया। ये पूरा कॉन्सेप्ट आपको समझ में आया होगा। यहाँ पे ऑरिजिन से क्यों बताएं, ऑरिजिन वाला कॉन्सेप्ट आपका क्वेश्चन में मिलेगा, जब थोड़ा सा इन करेंगे और तो आपको कॉन्सेप्ट मिलेगा। तो अब देख लेते हैं यहां से हम एक क्वेश्चन, इस पे थोड़ा सा देख लेते हैं, ठीक है, एक क्वेश्चन देख लेंगे, क्वेश्चन के थ्रू आपको हम बता देंगे। तो क्वेश्चन कैसे देखना है, तो मान के चलते हैं यदि दिया रहे कि वेक्टर ए बी बराबर 3i प्लस, कैपे ले लेते हैं यूनिट वेक्टर, 3i प्लस 4j प्लस 3k। अब इसका मैग्नीट्यूड पूछ दे तो क्या करेंगे, डायरेक्ट ए बी का मोड लगा देंगे, यहाँ पे मैग्नीट्यूड है, मोड नहीं पढ़ना है, मैग्नीट्यूड तो क्या करना है, स्क्वायर करना था, एक कर एक कर एक कर, रूट में लगा के तो स्क्वायर करते चल जाएंगे, प्लस 3 का स्क्वायर, ये मैग्नीट्यूड हो गया। तो कितना हो जाएगा, 9 प्लस 16 प्लस 9, 16 9 25 9 34 इकाई आपका यूनिट आंसर। तो समझ में यहां तक आ गया होगा। बस भाई इतना ही, वीडियो बहुत लंबा हो गया है। नेक्स्ट वीडियो बहुत जल्द ही अपलोड होगा टाइप्स ऑफ वेक्टर पे, यानी वेक्टर का टाइप हम बताएंगे। यहां से मैग्नीट्यूड पता चल गया, टाइप्स ऑफ वेक्टर जल्द ही जल्द। यूट्यूब चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें, लाइक करें, अपने दोस्तों तक पहुंचाएं, बिल्कुल फ्री, बिल्कुल अच्छे कंटेंट के साथ आप लोगों के साथ मैं अवेलेबल रहूंगा, हर समय, हर जगह पे, हर मुकाम पे, हर कंडीशन में हम आपके साथ